एक बार फिर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ आपके साथ आए हुए हैं। तो आज अपन देखते हैं प्रजाति एवं जनजाति। तो प्रजातियां एवं जनजातियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आर्कियोजोइक इरा में हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे हुई है? आर्कियोजोइक इरा से हुई है। जबकि आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में जो होलोसीन है, यहाँ पर देखिए, होलोसीन इपोक में बुद्धिमान मानव अर्थात होमो सेपियंस। देखो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, जिसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस, के निकट पूर्वज कोमैग्नोन की उत्पत्ति से हुए हैं। तो जो अपने होमो सेपियंस के पूर्वज हैं कोमैग्नोन, उनकी उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, आपका अगला है जो मानव संरचना वैज्ञानिकों का विश्वास है कि भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह नेग्रो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछा जाता है कि भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा नेग्रो हो जाएगा। ठीक है। भारत आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति कौन सी है, तो सबसे अंतिम प्रजाति है नार्डिक। सबसे अंतिम प्रजाति हो जाएगी नार्डिक। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 48 जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। कितनी जातियों को? 48 जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो अनुसूचित जाति है वो आपकी जाटव, मोची और सतनामी जाति समूह है। जाटव, मोची, सतनामी जाति समूह है जो मध्य प्रदेश का लगभग 47% संख्या समूह है ना। और दूसरी सबसे बड़ी अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति, तो वो हो जाएगी आपकी बलाही। कौन सी हो जाएगी? बलाही जनजाति। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें इनको रखा गया है। जैसे आपकी हो जाएगी चमार, महार, कोली, भंगी, बशोर, बागड़ी, कुम्हार, कंगार, कटिका, खटीक, चड़ार, नट, धानुक, बड़, हल, मेघवाल, दहेज, सिलावट और पासी। ये अनुसूचित जातियों में इनको रखा गया है या अनुसूचित जनजाति में आती हैं। ठीक है। अब इसकी बात अगर हम बात करें प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है। अभी ये तो क्या थी? अनुसूचित जातियाँ थी, लेकिन ये प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में रखा गया है जैसे भील हैं, गोंड है, कोल है, कोरकू है, सहरिया है, बैगा है, भारिया है, प्रधान है, मवासी है, पनीका है, खेरवार, माझी, पाऊ, अगरिया, उराव, कंबर और बिजवार। ये सब चीज़ें जो है प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रादेशिक वितरण, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो है भाग कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, लगभग कौन कौन से जिले में आती हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा पूर्वी जनजातीय प्रदेश राज्य की कुल आबादी। पूर्वी मतलब मध्य प्रदेश की जो पूर्वी भाग है उस राज्य की कुल आबादी का 14% है। राज्य की जितनी आबादी है उसका 14% निवास करती है केवल मध्य प्रदेश की पूर्वी राज्य। पूर्वी कौन सा? पूर्वी में आता है आपका जिले शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी, उमरिया। ये पूर्वी जिले हैं। ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला तो सिंगरौली है और सिंगरौली से अलग हुआ है सीधी। ठीक है। तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, कटनी और उमरिया, तो ये आपके पूर्वी जिले के अंतर्गत आते हैं। अब पूर्वी जिले के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? तो प्रमुख जनजाति पाई जाती है जैसे आपकी कोल, कवार, बैगा, कनवर और गोंड। कौन कौन प्रमुख जनजाति? कोल, कवार, बैगा और कनवर और गोंड। तो ये आपकी जो है जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो मध्य प्रदेश जनजाति प्रदेश में कितने परसेंट है? 23% है। ठीक है। अब आपकी बात है दूसरी मध्य में। यहाँ पर क्या है कि मध्य जनजाति प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो मध्य है उसमें जो जनजाति प्रदेश है वो कितने परसेंट है? तो वो आपका हो जाएगा 23%। ठीक, कितने परसेंट? 23%। जिसमें प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं जो मध्य में है? बैतूल। तो देखो बैतूल का नाम आया तो भारत के मध्य में सबसे मध्य वाला जिला बैतूल ही है।
तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। कौन कौन सी हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। तो ये सारे जिले आते हैं मध्य जनजाति प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का मतलब कुल आबादी का 23% है। ठीक है। और प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं वहाँ पर? तो प्रमुख जनजातियाँ जो आपकी मध्य जनजाति प्रदेश में आती हैं, जैसे घूमर, भारिया। देखो भारिया बहुत ज़्यादा फेमस है छिंदवाड़ा की, क्योंकि ये जंगलों में रहती है। कोरकू, कोरकू की बात करें तो बालाघाट है, मंडला है और हरदा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रधान और बैगा। ठीक है। तो ये प्रधान, बैगा, कोरकू, प्रधान और घूमर, ये जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य जनजाति प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद देखो पश्चिमी जनजाति प्रदेश। पश्चिमी जनजाति प्रदेश मतलब अपने जो मध्य प्रदेश के अपन 4 भागों में बांटेंगे, तो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर। तो ये कुल आबादी का कितना परसेंट है? 26%, सॉरी 36% है। कितना हो जाएगा? 36% है। अब देखो प्रमुख जिले, उसमें प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं जो पश्चिमी जिले हैं? तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? आपका अलीराजपुर या झाबुआ। ठीक है, अलीराजपुर पहला हो जाएगा। तो इसमें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और रतलाम। कौन कौन सी? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और रतलाम है। ठीक है। प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति की अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश में पाई जाती, कहाँ पर? पश्चिम में। तो पश्चिम में सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी भील, मतलब भील जाति तो झाबुआ में तो भील ही भील पाई जाती है। और भील का ही दूसरा हिस्सा है भिलाला। ठीक है। फिर इसके बाद कोरकू। तो ये कोरकू भी, कोरकू देखो कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ मध्य में भी पाई जाती है और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अब उत्तर मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश को समझ रहे हो, मतलब उत्तरी ऊपरी क्षेत्र में। तो ऊपरी क्षेत्र के जो जिला हैं जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है, गुना और अशोकनगर, तो ये सारे जिले हैं जो उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एक ही प्रमुख जनजाति है, वो है आपकी सहारिया, जो सहारिया जनजाति प्रमुख पाई जाती है ना। अब इसके बाद देखो प्रमुख जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, कि मतलब वो अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं, क्या काम है, वो क्या मानते हैं, क्या उनके कार्य हैं, कैसे वो करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो है सारी जानकारी अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जो अपने यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में जनगणना हुई थी 2011 में। ठीक है। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। कितनी? 43 अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है, जो कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 39% है। कितने परसेंट है? 39% उल्लेखनीय है। और इसकी अगर हम बात करें तो इस समय 2011 में सबसे बड़ी जो जनजाति है मध्य प्रदेश की, वो भील जनजाति है और दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है। अब यहाँ गोंड का नाम आया तो याद रखना, भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो गोंड जनजाति है। कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखो 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है, जी अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं भील के बारे में। तो जो भील जनजाति है उसके बारे में, तो भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की फिल से हुई है। किससे हुई है? फिल शब्द से हुई है। यहाँ पर फिल की जगह भिल है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, फिल शब्द से हुई है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, भीलों की कोई अपनी भाषा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है कि इनकी उत्पत्ति तो हुई है भिल शब्द से, और इनकी कोई एक अपनी भाषा नहीं है। अतः यह निर्णय करना कठिन है कि यह लोग कोल अथवा द्राविड़ जनसमूह के हैं। मतलब अपने यहाँ पर क्या है, दो समूह चलते हैं, एक चलता है कोल समूह, एक चलता है द्राविड़ समूह। तो इसको कहना कठिन है कि वो कोल के हैं कि द्राविड़ जनसमूह के हैं, क्योंकि इनकी भाषा एक कोई है नहीं, एक एक इम्पोर्टेंट भाषा नहीं है कि ये लोग इसी भाषा में बात करते हैं, इसी भाषा करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये कह सकते हैं इधर उधर रहते हैं, तो इस कारण से इनकी भाषा अलग ही अलग होती है। ठीक है। इसके बाद देखो पहले अगर हम बात करें, पहले भीलों और यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि भीलों में विवाह के समय वधू का मूल चुकाना पड़ता है। देखो यहाँ पर एक ये तो है कि भीलों में विवाह के समय वधू का जो है मूल चुकाना पड़ता है, मतलब जिस लड़की से जो लड़का शादी करेगा तो उसका उस लड़की का उसको मूल चुकाना पड़ेगा लड़की के पिता के लिए, है ना।
और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये भिल्लाला, देखो भीलों का ही दूसरा राग है भिल्लाला, तो ये क्यों बना है? वो इसलिए बना है क्योंकि पहले भीलों और राजपूतों में विवाह संबंध होते थे। मतलब पहले समय में जब राजा महाराजाओं का समय था, तो उस समय क्या होता था कि जो भील हैं और राजपूतों के राजा हैं, उनमें क्या होता था, या राजपूत जो हैं कह सकते हैं, उनमें विवाह संबंध होता था। तो इसी से भिल्लाला जाति बनी और ऐसा ही माना जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि औरंगजेब के काल में, जिस समय औरंगजेब था, उस समय यहाँ पर धर्म इस्लाम धर्म भी अपनाया गया था। इसे ये भील कहते थे तबदी। क्या बोलते थे? तदवी। जो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया था भीलों ने, उन्हें वो लोग कहने लगे थे तदवी। क्या बोलने लगे थे? तदवी। है ना। और याद रखना भील जाति गोत्रों में विभाजित है। भील जाति काय में है विभाजित? गोत्रों में विभाजित है। ये पॉइंट इसमें नहीं लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना कि भील जाति गोत्रों में विभाजित है तथा सगोत्र विवाह नहीं करते। मतलब ऐसे कोई वो विवाह करते हैं तो गोत्रों में विवाह करते हैं, सगोत्र गोत्रों में विवाह नहीं करते हैं। है ना। और भीलों की अपनी देवी देवता हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता राजपंथा हैं। ठीक है। तो याद रखना कि इसमें क्या है कि भीलों के अपने खुद के देवी देवता हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली देवता को मानते हैं वो राजपंथा को। है ना। और ये राजपंथा हैं जो ये पहाड़ वन पानी फसल के अलग अलग देवता हैं। राजपंथा का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि वो देखो पहाड़ के अलग देवता मानते हैं, वन के अलग देवता मानते हैं, पानी के अलग देवता मानते हैं और फसल के अलग देवता मानते हैं। और एक चीज़ और है, इनमें क्या है कि विधवा विवाह भी प्रचलित में है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जैसे विधवा समझते ही हो, तो विधवा विवाह के प्रचलन में भी ये आते हैं। ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये शादी कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट, भील जानवरों में विशेष रूप से, जो भील हैं जानवरों में विशेष रूप से घोड़े को श्रद्धा करते हैं और सर्प की पूजा करते हैं। मतलब घोड़े को तो ये जानवरों में सबसे अच्छा मानते हैं, है ना। और सर्प की पूजा करते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। इसके बाद देखो भीलों की जीविका का मुख्य साधन खेती है। यहाँ पर क्या है कि भीलों की जो जीविका का मुख्य साधन क्या है? खेती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनका लगभग 53% काश्तकार केवल भूमि की खेती करता है। किसकी खेती करता है? भूमि की खेती करता है। इसके बाद देखो, और इनको एक चीज़ और है, इनको बहुत ज़्यादा शौक है, भील बकरी गाय जैसे जानवर भी पालते हैं और लकड़ी काट कर बेचना भीलों का एक मुख्य धंधा है। मतलब लकड़ी काटी और उसको क्या करते हैं ये लोग बाहर बेच देते हैं, तो ये उनका मुख्य धंधा हो जाएगा। और ये बकरी और गाय जानवर भी पालते हैं। भीलों के मकान में केवल एक छोटा दरवाजा होता है। एक चीज़ याद रखना, भीलों के मकान में केवल एक छोटा दरवाजा होता है और खिड़कियाँ बनाने का चलन नहीं है। ये लोग खिड़कियाँ नहीं बनाते, उसमें खिड़की बनाने का चलन ही नहीं है, है ना। सीधा दरवाजा रहेगा। और अपने भील अपने निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपने निवास स्थान को क्या बोलेंगे? फाल्या। तो निवास स्थान को फाल्या, इनके मकान को बोला जाता है कू कहा जाता है। मकान को क्या बोलते हैं? कू। तो एक चीज़ याद रखना, भीलों के मकान को बोला जाता है कू, और जहाँ पर वो रहते हैं उस स्थान को बोला जाता है फाल्या। ठीक है। होली के अवसर पर अगर हम बात करें, होली के अवसर पर ये लोग क्या करते हैं, दुबई का एक दिलचस्प प्रकार, मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक वो होता है नृत्य। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, दुबई नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, होली के अवसर पर एक, होली के अवसर पर जब विवाह होता है, होली के अवसर पर एक विवाह का एक दिलचस्प वो होता है, प्रकार होता है। तो उस समय ये लोग क्या करते हैं, गोल गधेड़ू लोक नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? गोल गधेड़ू लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर विवाह है, जो आपका दुबई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? विवाह। तो यानी होली के अवसर पर अगर किसी का विवाह होता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक नृत्य करते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोल गधेड़ू नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है। होली के अवसर पर भगोरिया नृत्य किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, ये लोग क्या करते हैं, जैसे होली आएगी और ये अपना भगोरिया नृत्य करेंगे। तो भगोरिया नृत्य किस में होता है? भील में होता है। और गोल गधेड़ू किसका होता है? भील का ही होता है। भीलों पर परंपरागत शस्त्र धनुष बाण है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो क्या है कि झीलों की जगह भीलों, भीलों का परंपरागत शस्त्र है जो
धनुष बाण है, ये धनुष बाण के बहुत प्रिय है, ये अपना ही शस्त्र मानते हैं। ठीक है। और इसके बाद हैं जो भील हैं वो गुलेल चलाने में भी दक्ष हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि गुलेल चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा वो होता है, गुलेल चलाने में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपर्ट, मतलब बहुत अच्छे से चला लेते हैं। भीलों में गुदवा गुदवाना, जो गुदना होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जो शरीर पर बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल, तो वो जो होते हैं गुदना। ठीक है। तो भीलों में गुदना गुदवाने का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुदना गुदवाते हैं, है ना। और अगर हम बात करें तो भीलों की जो स्त्रियां हैं वो घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। अगर उनको अपन को देखना है, अगर जो व्यक्ति नहीं पहचान पाता है तो उनकी पहचान क्या क्या है कि भीलों की जो स्त्रियां हैं वो घाघरा, चोली, ओढ़नी आदि पहनती हैं। और स्त्रियां चटक रंगों के कपड़े पहनती हैं, और अधिकतर स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती हैं। अंगरखा जो वस्त्र है वो ज़्यादातर पहनती हैं। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की तो सीधी सामान सी वेशभूषा है। कौन कौन सी सामान सी? उनको बढ़िया धोती पहनना और बंडी और पगड़ी। ठीक है। धोती बंडी, जो धोती के ऊपर होती है उसे बंडी बोलते हैं, और बंडी जो सिर पर होती है उसे पगड़ी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ये तीन लोग कर लेते हैं। तो ये पुरुषों की वेशभूषा है। और स्त्रियों की आप लोग समझ ही गए, स्त्रियों में क्या पहनते, वो तो घंघरा, चोली और ओढ़नी पहनते हैं, है ना। और स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते हैं, याद रखना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि भील जनजाति वाले लोग जो रहते हैं वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो आभूषण पहनते बहुत ही बढ़िया है ना। स्त्रियों तो कई प्रकार के सिर से पैर तक आभूषण पहनती दिखती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आभूषण पहनने की प्रथा इनमें बहुत ही ज़्यादा चलती है ना। और इसकी अगर हम बात करें तो भील भाषा जो है इंडो आर्यन परिवार की एक बोली है। जो भील भाषा बोली जाती है इंडो आर्यन है जो एक परिवार की एक बोली है, जिसमें राजस्थानी और आपकी जो रहती है मराठी और गुजराती के शब्द संचलित में होते हैं, है ना। ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आप लोगों की भील जनजाति से बनते थे। और एक चीज़ और याद रखना, इनकी एक खूबी होती है कि साधारणतः भील बहुत ईमानदार एवं सच्चे होते हैं, किंतु अपमान तथा अपशब्द सहन नहीं कर पाते हैं। इस कारण इनके गांव में हत्या कर देना आम बात है। समझ रहे हैं? ये क्या रहते हैं, सच्चे होते हैं, तो ये अपमान और अगर असत्य का इनको वो दिया जाता है साथ, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आवेश में आ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। तो इस कारण से उनको मारना एक नॉर्मल सी बात है। ये लोग इसमें लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। ठीक है। ये इसी के कारण होता है क्योंकि वो लोग सह नहीं पाते हैं। ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। और ये क्या करते हैं भाई, घर दूर दूर बनाते हैं। ये इनके घर भी बहुत दूर दूर बने होते हैं, याद रखना। भील जनजाति क्यों बने रहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जादू टोने का काम करते हैं, और छुआछूत की बीमारी के कारण वो अलग अलग रहते हैं कि ऐसा ना हो किसी को और बीमारी हो तो हमें लग जाए, छुआछूत की बीमारी लगे ना। तो इस कारण से क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। और भीलों के मकान याद रखना चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं? चौकोर। नीचे मिट्टी और पत्थर की दीवारें होती हैं, और छत पे जो कह सकते गोबर का लेप होता है, और छत पे बांस के ढलवा बनाए जाते हैं। बांस के ही बनाते हैं क्योंकि वो देखो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, तो इस कारण से क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और एक चीज़ तो आपको पहले बता ही दिया है कि भीलों के मकान में केवल एक छोटा दरवाज़ा होता है, ये लोग खिड़कियाँ तो लगाते ही नहीं हैं। ठीक है। बस, तो ये इतने सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके बन रहे थे भील जनजाति से। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद दूसरी जनजाति है गोंड जनजाति। अब इसके बाद दूसरी जनजाति कौन सी है? गोंड। देखो, अब गोंड की बात आई है तो गोंड केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की प्रमुख जनजाति है। देखो, बताया भी था पहले नंबर की गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी गोंड ही है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील ही है। गोंड की सार्वत्रिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गोंड की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ? छिंदवाड़ा में है ना। और एक चीज़ याद रखना कि गोंड की भाषा है जो वो तेलुगु के साम्य आधार पर मानी गई है। इनकी कौन सी भाषा मानी गई है? तेलुगु मानी गई है। और ये जो हैं मध्य प्रदेश के पठार के संभवतः दक्षिण की ओर से गोदावरी की घाटी द्वारा आकर बसे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में आए कहाँ से? तो मध्य प्रदेश में ये लोग क्या हुए हैं
कि जो आपका गोदावरी की घाटी है वहाँ से आके ये लोग क्या हुए हैं, मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। और वर्तमान की स्थिति देखें 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार कुल जनजातीय जनसंख्या 33% अभी मध्य प्रदेश में निवास कर रही है। इसलिए ये क्या है कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, क्योंकि वो तो 39% थी, ठीक है, लेकिन ये आपकी कितनी परसेंट है, 33% है ना। वो 39% थी, ये 33% है, इसलिए भील सबसे ज़्यादा है और गोंड आपकी दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अब इसके बाद देखो अगला है गोंड जनजाति वर्ग में मड़िया, मुड़िया और गुरवा, अगरिया और राजगोंड आते हैं। तो गोंड जनजाति के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मतलब गोंड जनजाति में जुड़े हुए हैं लोग हैं, जैसे मड़िया बोलते हैं वो गोंड जनजाति में आएंगे, मुड़िया गोंड जनजाति में आएंगे, घुरवा गोंड जनजाति में, अगरिया और राजगोंड, ये सारे लोग जो गोंड जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वर्तमान में गोंड समुदाय के 60% लोग साक्षर हैं। ये लोग अभी बहुत ज़्यादा साक्षर में आ गए हैं, पहले कम साक्षर थे और ये लोग, लेकिन वर्तमान में तो भाई 60% ज़्यादा लगभग साक्षर हो चुके हैं, है ना। गोंड लोग स्वयं को गोंड नहीं बल्कि कोय तोर कहलाना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये जो शब्द आया है कोय तोर, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कोय तोर स्वयं को कोय तोर कौन कहता है। तो स्वयं को कोय तोर कहलाने वाले व्यक्ति हैं वो है गोंड लोग, ठीक है। वो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, कोय तोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हैं गोंड जनजाति का मुख्य देवता दूल्हा देव और अन्य देवता बूढ़ा देव, नागदेव, नारायण देव आदि देव हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का जो सबसे ज़्यादा अपने देव देवताओं को मानते हैं, जो दूल्हा देव, बूढ़ा देव और आपके नारायण देव को मानते हैं, है ना। इसके बाद देखो अगला हो जाएगा गोंड जनजाति में विधवा विवाह और बहु विवाह का प्रचलन भी है। मतलब ये क्या करते हैं कि इसमें देखो विधवा विवाह तो है ही, विधवा विवाह के आधार पर ये बहु विवाह भी है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि एक ससुर है और उसका एक लड़का था, उसकी लड़के की बीवी तो उसके ससुर की बहू लगी, लेकिन अगर लड़का खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाता, कुछ हो जाता है, तो वो ऐसा कर लेते हैं कि पता चली बहू से ही शादी कर लेते हैं, है ना। तो विधवा तो है ही, तो एक तो विधवा हो गई, अब विधवा में तो आपकी आ ही जाती है कि ये विधवा है तो शादी हुई और कर लेगा, लेकिन ये बहु विवाह भी इसमें चलता है, मतलब बहू से भी ये लोग शादी कर लेते हैं, ऐसे इसमें प्रचलन है ना। और गोंड जनजाति में मदिरा पान का काफ़ी प्रचलन है। ये लोग क्या करते हैं, मदिरा पान का काफ़ी जो है वो करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि महुआ की सबसे ज़्यादा दार वो मदिरा बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में दारू। तो ये लोग क्या करते हैं, जो महुआ होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो है दारू बनाते हैं। और इसमें जो बहु विवाह है ना, उसमें क्या है, दूध लौटावा विवाह देखने को मिलता है। ये भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में चलती है, तो ये गोंड जनजाति में चलती है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब दूध लौटावे का मतलब ये होता है कि वो पता चली कि अपनी शादी, जिससे अपनी शादी हुई है तो उसकी बहन को उसके भाई से के साथ शादी करानी होगी, ठीक है, मतलब लड़की के बदले लड़की देनी होगी, तो ये दूध लौटावा के अंतर्गत आता है ना। जिसमें पठौनी विवाह और चट विवाह के साथ पलायन विवाह, जिसमें लोगों को अपनी भाषा में लमझाना कहते हैं, आदि ये पाए जाते हैं। तो भाई साहब इसमें गोंड जनजाति में तो आपकी कह सकते हैं, देखो एक दूध लौटा विवाह चलता है, दूसरा पठौनी विवाह, मतलब पठौनी में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और चढ़ विवाह, चढ़ विवाह का मतलब ये है कि सीधा बात है कि आप कहा कि हमें इससे शादी करनी है, ठीक है, तो आपसे उसको शादी करा दी जाएगी, तो चढ़ विवाह होगा। पलायन विवाह मतलब, पलायन विवाह मतलब लेके भाग जाओ, लेके भाग जाओ, आपकी उससे शादी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें भाई साहब गोंड जनजाति में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं, है ना। और ये लोग का मुख्य अगर कह सकते हैं, गोंड जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, मांस, वनों से प्राप्त कंदमूल, ठीक है, और कह सकते हैं वनों, हाँ ठीक है, मांस खाते हैं ये लोग, और वनों से कंदमूल, जो वन में रहते हैं तो वो लोग कंदमूल खाते पीते रहते हैं। और गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, तो मुख्य व्यवसाय यहाँ पर कृषि है। क्या हो जाएगा, मुख्य व्यवसाय कृषि है। और घोड़ा मुख्य रूप से वारी नाम खेती करते हैं। तो घोड़ा मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये जो आपकी है बारी नामक खेती करती हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो गोंड मुख्य रूप से बारी नामक खेती करती हैं, जिसमें सरसों, साग सब्जी, तम्बाकू के साथ कोंडन, कुंडकी नामक धान की खेती भी की जाती है ना। और
गोंडों की अगर बात करें, गोंड लोगों की मुख्य भाषा है गोंडी और डोरली। गोंडी तथा डोरली इनकी मुख्य भाषा है, जो द्राविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है ना। अब इसके बाद देखो, इनकी जो बनावट होती है, यहाँ पर क्वेश्चन आगे है, इनकी जो बनावट होती है, शारीरिक बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोंड की त्वचा का रंग बिल्कुल काला होता है, बाल सीधे, इनको आप लोग पहचान सकते हैं। देखो क्या रहता है, इनकी त्वचा होती है बिल्कुल रंग काला, बाल इनके होते हैं सीधे और काले, ओंठ होते हैं बिल्कुल पतले, नथुने फैले हुए, सिर चौड़ा, मुंह भी चौड़ा, इनका शरीर गठन संतुलित का होता है, लेकिन ये देखने में सुंदर नहीं होते हैं। तो इसलिए ये गोंड जनजाति के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनका थोड़ा सा क्या है, रहन सहन है जो अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि इधर उधर आ जाके बसते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, गोंड जनजाति की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम लंबी होती हैं। जो हाइट में होती हैं तो पुरुष की हाइट ज़्यादातर ऊंची होती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की हाइट होती है कम, क्योंकि ये सुगठित और सुंदर होती हैं। इनकी त्वचा का रंग काला कम होता है, कम काला होता है, ओंठ मोटे होते हैं, आंखें बिल्कुल काली होती हैं, बाल काले होते हैं और एकदम खड़े होते हैं बाल, ठीक है। तो इसलिए ये इनकी स्त्रियों की पहचान है। और गोंड जनजाति के लोग हमेशा सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। भाई साहब, ये लोग बिल्कुल सूती वस्त्र, शुद्ध सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। पुरुषें टांगों को ढकने के लिए छोटा सा कपड़ा पहनते हैं। मतलब बस उनका क्या है, एक छोटी सी लुंगी टाइप की लगा ली, बस कपड़ा ढक जाए, मतलब टांगे तक कपड़ा पहुंच जाए, और कभी कभी सिर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी बांध लेते हैं, और बढ़िया पगड़ी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। और इसके बाद है एक चीज़ याद रखना, गोंड जनजाति की स्त्रियां चोली आदि नहीं पहनती, उनकी छाती का भाग खुला हुआ रहता है ना। तो ये लोग तो बिल्कुल भाई साहब कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है ना। तो इनकी थोड़ी सी अलग वेशभूषा है स्त्रियों की। और ये लोग क्या करती हैं कि एक चीज़ और है, गोंड बही टोटम की शाखाओं में विभाजित है एवं प्रत्येक 3 में से 7 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मतलब ये लोग पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं, और ये लोग बहुत अच्छे से वो जो है पूजा पाठ करते हैं, उस 3 में से 7 देवी देवताओं को तो ये लोग मानते हैं, है ना। और इनकी अगर हम बात करें, इनकी बोली है जो भाषा है, वो इंडो आर्यन परिवार की बोली भाषा है, ठीक है। और ये खुद के लिए राजगुण के अंतर्गत भी कहते हैं। तो ये थी गोंड जनजाति के प्रमुख जो हैं क्वेश्चन और प्रश्न, और सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसका जो है ये आपका पहला पार्ट है। जो आने वाली जनजातियां हैं, जैसे आपकी कोल है, कोरकू है, ऐसी ही दिलचस्प बातें आपको बताई जाएंगी, और ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छी जो है जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके बाद इसका दूसरा जो है पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, और उसकी लिंक इसके नीचे दे दी जाएगी। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है।